नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में आज बात करेंगे तीन सबसे अहम तस्वीरों की। वो तीन तस्वीरें जो दुनिया को दहला देने के लिए काफी हैं। जो आज बड़ी तीन तस्वीरें सामने आई हैं वो आई है यूक्रेन की सरजमी से, जहां पर बारूदी बारिश हो रही है। जी हां, रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले हर रोज नए शहरों को तबाह कर रहे हैं। रिहायशी इलाके हो या फिर पावर ग्रिड, कोई भी निशाना सुरक्षित नहीं है। अंधेरे में डूबते शहर और मलबे के नीचे दबती उम्मीदें। यूक्रेन इस वक्त की सबसे दर्दनाक तस्वीर बन चुका है। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो आती है यूरोप से। यूरोप यूक्रेन की जंग अब यूरोप की दहलीज तक पहुंच चुकी है। नाटो अलर्ट पर है, सेनाएं मूवमेंट में है, हवाई सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यूरोप में गदर मचना अब सिर्फ आशंका नहीं बल्कि तय होती तस्वीर नजर आती है। सवाल ये नहीं है कि तनाव बढ़ेगा या नहीं, सवाल ये है कि चिंगारी आखिर भड़केगी कहां से। अब जो तीसरी तस्वीर आई है वो है वेनेजुएला और यूएस से। जी हां, वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका में भी हालात अब सुलग रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्थिक प्रतिबंध है, सैन्य चेतावनियां हैं और सख्त बयानबाजी। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त हमला तय माना जा रहा है। कराकस में खौफ है और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। तीन तस्वीरें, तीन मोर्चे और एक बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नई और ज्यादा खतरनाक जंग की ओर बढ़ चुकी है? आक्रमण में आज हम बात करेंगे इन्हीं तीन बड़ी खबरों की और बात करेंगे आखिर कैसे दुनिया एक बार फिर से अलग मोर्चे की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। दुनिया एक बार फिर जंग की आग में झुलसती नजर आ रही है। यूक्रेन की लड़ाई अब सिर्फ दो सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि युद्ध के साए ने अब पूरे यूरोप में दस्तक दे दी है। रूस अमेरिका के बीच में जारी जंग में अब नए मोर्चे खुल रहे हैं। नाटो देशों की बढ़ती सक्रियता ने हालात को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। यूरोप के आसमान में अलर्ट है, जमीन पर फौजी हलचल तेज है। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये कि अगला निशाना आखिर होगा कौन? क्या यूरोप एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? दुनिया अब थमी हुई है, हर निगाह आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। दुनिया एक बार फिर जंग की आग में झुलसने जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर हमला एक नए युद्ध की घोषणा जैसा लग रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के दिल पर वार किया है, वो दिल जो पुतिन की ताकत का प्रतीक माना जाता है। तेल रिफाइनरी पर बमबारी, पाइपलाइनों पर ड्रोन हमले और तुआब से बंदरगाह को राख में बदल देना, ये सब सिर्फ यूक्रेन का जवाब नहीं, रूस को खुली चुनौती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने एक ही रात में रूस के कई अहम शहरों को निशाना बनाया। ड्रोन और मिसाइल अटैक की इस नई रणनीति से रूसी सेना को हिला दिया। सबसे बड़ा दावा, यूक्रेन ने रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। वो सेंटर जहां रूस की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक मौजूद थी, वो मिसाइल जो ध्वनि की रफ्तार से 20 गुना तेज चलती है और जिसे रोक पाना लगभग असंभव है।
हालांकि रूस ने इस दावे को सिरे से नकार दिया, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। पिछले कुछ दिनों में रूस के कई एयरबेस पर धमाके हुए हैं और मॉस्को से लेकर बेलगोरोद तक रात के समय आसमान में आग के गोले उठते देखे गए। अब रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाने का आदेश दे दिया है। कीव, ज़ेपोरिजिया, ओडेसा और खार्किव, हर जगह आग, बारूद और तबाही का मंजर है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की सैन्य कमांड सेंटर और ड्रोन लॉन्च बेस को तबाह कर दिया है, लेकिन असल में ये हमला सिर्फ जवाब नहीं, चेतावनी है, क्योंकि रूस अब कह रहा है कि अगर नेटो दखल देता रहा तो युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से बाहर जाएगा। यही वो पल है जब यूरोप की नींद उड़ चुकी है। नेटो देशों में डर, तनाव और रणनीतिक हलचल तेज है। बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया सभी यूरोप के निशाने पर आने के डर से सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 महीने में 14 अज्ञात ड्रोन यूरोप के आकाश में देखे गए हैं। इसमें से कई को इंटरसेप्ट किया गया और कुछ गायब हो गए और कुछ ऐसे इलाकों में उतरे जहां अमेरिकी और नेटो के परमाणु हथियार मौजूद हैं। सबसे ताजा मामला बेल्जियम का है, जहां नेटो के सामरिक बेस पर 2 मल्टी रोल ड्रोन मंडराते देखे गए। वो बेस जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट और परमाणु मिसाइलें रखी हैं। बेल्जियम की वायुसेना ने तुरंत अलर्ट जारी किया। नेटो इंटेलिजेंस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये ड्रोन कहां से आए थे। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये रूस की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। डर, भ्रम और दबाव तीनों मिलकर दुश्मन के हौसले तोड़ने की रणनीति बनाते हैं और रूस यही कर रहा है। नेटो के एयरबेस में अनजान आंखें भेजकर वो बता रहा है कि उसकी पहुंच सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक है।
रूस की ये चाल समझिए। एक तरफ वो बेल्जियम, पोलैंड और बाल्टिक देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ऊर्जा और युद्ध को हथियार बना चुका है। रूस ने गैस पाइपलाइन पर नया प्राइस कंट्रोल लागू किया है और चेतावनी दी है कि अगर नेटो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देता है तो रूस यूरोप की एनर्जी लाइन काट देगा। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि ऊर्जा की राजनीति की हो चुकी है। उधर नेटो अब सीधा जवाब देने की तैयारी में है। जर्मनी ने यूक्रेन को एडवांस डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर रूस बेल्जियम या पोलैंड की सीमा पार करता है तो नेटो आर्टिकल 5 लागू कर देगा, यानी एक देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। स्पेन में नेटो की गुप्त बैठक हुई, जहां तय हुआ कि रूस की आक्रामकता को अब सिर्फ चेतावनी से नहीं बल्कि कार्रवाई से रोका जाएगा। अमेरिका भी इस रणनीति का हिस्सा है। पेंटागन ने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बस व्हाइट हाउस की औपचारिक मंजूरी बाकी है, लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार देगा वो खुद को इस युद्ध का हिस्सा समझे। पुतिन ने कहा है कि अगर पश्चिम ने लाल रेखा पार की तो रूस अपने हाइपरसोनिक सिस्टम को सक्रिय कर देगा। इसका मतलब क्या है? ये सभी जानते हैं कि किंजल और जिरकॉन जैसी मिसाइलें जो चंद सेकंड में ही किसी भी नेटो बेस को तबाह कर सकती हैं। अब रूस खुली चुनौती दे रहा है कि अगर हमें रोका गया तो नतीजा दुनिया झेल नहीं पाएगी।
संयुक्त राष्ट्र में माहौल गर्म है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका रूस की निंदा कर रहे हैं। चीन अब भी चुप है, लेकिन रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। भारत ने फिर वही दोहराया, संवाद और शांति ही समाधान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब बातचीत की कोई गुंजाइश बची है, क्योंकि दोनों तरफ की सीमाएं हथियारों से भरी हैं और जमीनी हालात एक नए मोर्चे की ओर इशारा कर रहे हैं। अब हालात साफ हैं कि यूक्रेन ने रूस के दिल पर वार किया है। रूस ने पूरे यूरोप को चेतावनी दी है और नेटो ने अपने हथियार दुरुस्त कर लिए हैं। यानी तीसरे मोर्चे की आहट अब सुनाई पड़ रही है। अगर रूस बेल्जियम या पोलैंड की सीमा लांघता है तो ये जंग सीधे रूस बनाम नेटो बन जाएगी और तब ये युद्ध किसी देश या महाद्वीप का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगा। क्योंकि अब हर कदम इतिहास लिखेगा और हर गलती भविष्य को बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस हर दिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों को दहला रहा है। कभी मिसाइलों की मार, कभी ड्रोन हमलों की बौछार। कीव से खार्किव तक, ओडेसा से डेनिप्रो तक यूक्रेन की जमीन बारूद की गंध से भरती जा रही है। रूसी हमलों ने बिजली घर, रिहायशी इलाकों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया। अंधेरे में डूबते शहर, ठंड में ठिठुरते लोग, यूक्रेन की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब ज़ेलेंस्की दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कब थमेगी ये तबाही और कब मिलेगा यूक्रेन को जंग से सुकून। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का अब तक का सबसे भयानक हमला। आसमान से बरसा 2000 किलो बारूद। धमाका इतना जबरदस्त कि मानो पूरा शहर हिल उठा हो। रात के अंधेरे में तेज रोशनी, फिर धुएं का उठता गुबार। यही है वो तस्वीरें। जो इस युद्ध की नई दहशत बयां कर रही हैं। खार्किव पर 2000 किलो बारूद बरसाना सिर्फ जंग नहीं, ये है ताकत का ऐसा प्रदर्शन जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। फरवरी 2022 में रूस के हमले से शुरू हुई ये जंग अब एक लंबी लड़ाई में बदल चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों सैनिक और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये संघर्ष सिर्फ दोनों देशों की जमीन पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गहरा असर डाल रहा है। बमबारी, मिसाइल हमले और जमीनी लड़ाई के बीच हर रोज नई कहानियां सामने आती हैं। कभी किसी गांव के स्कूल पर हमला होता है, कभी अस्पताल खंडहर में तब्दील हो जाते हैं, तो कभी लोग अपने घर छोड़कर दूसरे दूर देश में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। कैमरे की नजर से देखें तो ये युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है।
और पूर्वी यूक्रेन के इलाके आज भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। हर दिन तोपों और ड्रोन हमलों की आवाज से जिंदगी थम जाती है। बच्चे किताबों की जगह बंकर में दिन गुजारने को मजबूर हैं। लाखों लोग या तो अपने परिजनों को खो चुके हैं या फिर युद्ध की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। अनुमान है कि करीब 70 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर यूरोप और पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। ये लोग ना तो पूरी तरह सुरक्षित हैं, न उन्हें अपने भविष्य का कोई भरोसा है। दूसरी तरफ रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ अपनी सुरक्षा और नेटो के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके तर्कों को ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को हथियार, आर्थिक सहायता और डिप्लोमेटिक समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की मदद भेजी है। लेकिन इसके बावजूद युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने शुरू में ये दावा किया था कि उसका अभियान कुछ ही दिन का होगा, यूक्रेन को जल्द ही परास्त कर लिया जाएगा और पश्चिम को एक संदेश मिल जाएगा कि रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत में तस्वीर उलट गई। यूक्रेन ने अपने नागरिकों और सेना के दम पर कड़ा प्रतिरोध किया। राजधानी कीव को कब्जे में लेने की रूसी कोशिशें नाकाम रहीं। धीरे धीरे ये संघर्ष लंबी लड़ाई में बदल गया, जिसमें अब तक कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन आज भी संघर्ष का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके, जिन्हें रूस ने पहले अपना हिस्सा घोषित कर दिया था, वहां लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। रूस इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना दक्षिणी हिस्से खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में लगातार पलटवार कर रही है। कई जगहों पर यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन रूस की सैन्य ताकत और हथियारों के भंडार की तुलना में यूक्रेन को भारी समर्थन पश्चिम से लेना पड़ रहा है। युद्ध का सबसे भयावह पहलू आम नागरिकों पर इसका असर है। लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यूरोप के देशों में शरणार्थियों की संख्या कई मिलियन तक पहुंच चुकी है। पोलैंड, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण दी है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन ने वहां की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी असर डाला है। यूक्रेन के भीतर भी कई शहर खंडहर में बदल चुके हैं। अस्पतालों, स्कूलों और घरों को निशाना बनाए जाने के बाद नागरिकों का जीवन मुश्किल हो गया है।
जंग के मैदान पर अगर नजर डालें तो दोनों पक्षों ने अब तक भारी नुकसान उठाया है। हजारों सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए हैं और युद्ध उपकरण की भारी तबाही हुई है। लेकिन इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा, वैश्विक बाजार पर भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। युद्ध की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई और पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ गईं। यूरोप को मजबूरी में वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़े। गेहूं और अन्य अनाज की आपूर्ति पर भी असर पड़ा, क्योंकि यूक्रेन अनाज निर्यात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो ये युद्ध भी 20वीं सदी के युद्धों की तरह ही खौफनाक मानवीय संकट लेकर आया है। लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई से वंचित हो गए, परिवार बिखर गए, बुजुर्ग और महिलाएं शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। राहत संगठन लगातार दवाइयां और भोजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के हालात में ये काम बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अब सवाल यही है कि क्या इस जंग का अंत संभव है? कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हुई, इस्तांबुल से लेकर जेनेवा तक बातचीत के दौर चले, लेकिन अब तक किसी निर्णायक नतीजे पर सहमति नहीं बनी। रूस चाहता है कि कब्जाए गए इलाके उसी के पास रहें और यूक्रेन चाहे तो बचे हुए हिस्सों पर शासन करे। वहीं यूक्रेन का कहना है कि जब तक हर इंच जमीन वापस नहीं मिलती, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला। पश्चिमी देशों ने तेल, गैस, बैंकिंग और तकनीक पर पाबंदियां लगाईं। हालांकि रूस ने चीन और अन्य देशों की मदद से इन प्रतिबंधों का असर कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये साफ है कि वैश्विक मंच पर रूस को पहले जितना समर्थन नहीं मिल पा रहा है। यूक्रेन के लिए भी ये युद्ध आसान नहीं रहा। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। बुनियादी ढांचा लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार कहते आ रहे हैं कि ये जंग उनकी आजादी और पहचान की जंग है। पश्चिम से उन्हें राजनीतिक और नैतिक समर्थन भी मिलता रहा है। तीन साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। टाइमलाइन अगर देखें तो फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ। उसी साल रूस ने कई इलाके कब्जे में ले लिए। साल 2023 में यूक्रेन ने पलटवार शुरू किया और कुछ इलाके वापस लिए। 2024 में पश्चिमी देशों की मदद और तेज हुई। अब 2026 में भी हालात ज्यादातर वहीं के वहीं है। ये जंग एक तरह से ठहराव पर है, लेकिन गोलीबारी और बमबारी थम नहीं रही है। दुनिया भर की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे शांति बहाल हो सके। क्या संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान इस संघर्ष को खत्म करने में कोई ठोस भूमिका निभा पाएंगे, या फिर ये जंग आने वाले कई सालों तक ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल इतना जरूर साफ है
कि ये युद्ध ना तो किसी एक देश की समस्या है और ना ही सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवीय हालात पर पड़ा है और जब तक इस जंग का समाधान नहीं निकलता तब तक दुनिया भर की चिंताएं बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं वेनेजुएला और अमेरिका के बीच की बढ़ती हुई तल्खी की, जो सीधे सीधे ये संकेत दे रही है कि कैरेबियन सागर का पानी अब खौल रहा है। जी हां, एक तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर F-35 और F-22 की दहाड़, तो दूसरी तरफ है मादुरो की चेतावनी, वेनेजुएला झुकेगा नहीं, आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब अमेरिका के हमले में 20 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया है। 80 से ज्यादा मौतें अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं और वेनेजुएला ने भी S-300 सिस्टम और 4 मिलियन मिलिशिया की धमकी देकर मंच पर अपनी तैयारी सीधे सीधे दिखा दी है। हालात साफ है कि कूटनीति धीमी पड़ चुकी है, तनाव अपने चरम सीमा पर है और कैरेबियन का हर इंच जंग की आहट से कांप रहा है। दुनिया अब बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है और ऐसा लगता है कि वो चिंगारी भी जल्द ही भड़कने वाली है। दिसंबर 2025, दुनिया एक ऐसे भूचाल की ओर बढ़ रही है जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी गोलार्ध की राजनीति को हिला सकती है। कैरिबियन के नीले समंदर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की गड़गड़ाहट है। प्यूर्टो रिको के आसमान में F-35 दहाड़ रहा है। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस की सड़कों पर नाचते झूमते हाथ उठाकर चुनौती देते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हर दिन नए आदेश पर दस्तखत कर रहे हैं और तलवार अब मादुरो की गर्दन पर लटकी बताई जा रही है। दूसरी तरफ मादुरो जो कह रहे हैं कि वेनेजुएला झुकेगा नहीं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अमेरिका और वेनेजुएला दोनों तरफ बढ़ता तनाव और दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। क्या ये टकराव जंग में बदल जाएगा? दिसंबर की शुरुआत होते ही कैरिबियन समुद्री इलाका अमेरिकी सैनिक गतिविधियों से दहक उठा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोतों का विशाल बेड़ा, 1500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और आसमान में उड़ान भरते F-35 और B-1B बॉम्बर, इतना सब कुछ यूं ही नहीं आ गया।
प्रशासन ने साफ कहा कि वेनेजुएला के ड्रग नेटवर्क और अवैध तस्करी को खत्म करने तक अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। लेकिन हमले के नाम पर निशाने पर आए जहाजों की संख्या 20 के पार पहुंच चुकी है और 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं, ये सैन्य दबदबा दिखाने वाली एक विशाल रणनीति है। लेकिन ठीक जब कैरिबियन में अमेरिकी फाइटर जेट गूंज रहे थे, कराकस की सड़कों पर कुछ और ही माहौल था। तेज म्यूजिक, झंडों की तेज लहर, हजारों समर्थकों का समुद्र और बीच मंच पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो नाचते हुए, हाथ हवा में लहराते हुए, गानों की ताल पर झूमते हुए। देखने वालों को ये नजारा रंगीन लगा, पर असल में ये था खामोश चेतावनी का शोर। मानो मादुरो कह रहे हो, अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे, मैं अपने देश को लड़ाई के लिए तैयार कर चुका हूँ। ट्रम्प की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद मादुरो का झूमना आम नाच नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश था। डर नहीं, दृढ़ता दिखनी चाहिए। वेनेजुएला जानता है अमेरिका से वो सीधा युद्ध में कभी नहीं जीत सकता, लेकिन मादुरो ने वही किया जो असमान लड़ाइयों में अक्सर छोटे देश करते हैं, घरेलू तैयारी को अधिकतम कर देना। वेनेजुएला ने सक्रिय किए S-300VM एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स। इनकी क्षमता अमेरिका से कम सही, लेकिन इलाके के भौगोलिक बनावट में ये हथियार अमेरिकी ऑपरेशंस को मुश्किल जरूर बना सकते हैं। इसके बाद मादुरो ने 5600 नए सैनिकों को शपथ दिलाई और सबसे बड़ा धमाका 4 मिलियन यानी कि 40 लाख मिलिशिया को सक्रिय करने की चेतावनी दे डाली। मादुरो का आरोप साफ है, अमेरिका तेल पर कब्जा चाहता है, शासन परिवर्तन चाहता है और वेनेजुएला की संप्रभुता को मिटाना चाहता है। वेनेजुएला की सैन्य ताकत अमेरिका की तुलना में बेहद कम है, लेकिन स्थानीय विद्रोह, गुरिल्ला संघर्ष और अंदरूनी फूट, ये वो चीजें हैं जो किसी भी महाशक्ति के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता पहले से है, आर्थिक संकट पहले से है और अगर युद्ध शुरू हुआ तो मादुरो सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ेंगे बल्कि देश के अंदर की अराजकता से भी। और यही वजह है कि ये टकराव सिर्फ दो सरकारों के बीच झगड़ा नहीं बल्कि एक पूरे महाद्वीप की सुरक्षा की परीक्षा है।
अमेरिका की रणनीति बिल्कुल साफ है। पहला, वेनेजुएला को आर्थिक रूप से दबाना। दूसरा, समंदर में नाकेबंदी करके मादुरो को अलग थलग करना। तीसरा, कैरिबियन में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ताकि वेनेजुएला के भीतर विरोध बढ़े। राजनीतिक दबाव कर राष्ट्रपति मादुरो को कमजोर करना। इस रणनीति के बीच ट्रंप की एक ही लाइन पूरी दुनिया में गूंज रही है, हम अमेरिका के खिलाफ किसी भी खतरे को मिटा देंगे, चाहे वो वहां से उठे। अमेरिकी सेना का दावा है उनके हमले ड्रग कार्टेल पर है, न कि वेनेजुएला की सेना पर। लेकिन वास्तविकता यही है कि अमेरिका की कार्रवाई मादुरो के तंत्र को चारों तरफ से घेर रखी है। मादुरो जानते हैं ये लड़ाई सैन्य नहीं, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक है। इसलिए उनकी हर रैली, हर डांस, हर भाषण, हर भीड़ का नारा एक संदेश लेकर आता है, देश मेरे साथ है और अमेरिका को यहाँ जीत नहीं मिलेगी। मादुरो ने साफ कहा कि अगर अमेरिका जमीन पर उतरा तो 40 लाख मिलिशियाई पहाड़ से उतर पड़ेंगे और कैरिबियन में जंग की आग फैल जाएगी। उनके समर्थक चिल्ला रहे हैं, कैरिबियन का भूगोल बहुत जटिल है, छोटे छोटे द्वीप, तेज हवाएं, सक्रिय समुद्री धाराएं और असंख्य व्यापारिक जहाजों का ट्रैफिक। यहाँ जंग सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नहीं होगी, बल्कि पूरी सप्लाई चेन, तेल व्यापार और दक्षिण अमेरिका की राजनीति को झकझोर देगी। अगर एक मिसाइल भटक गई, एक जहाज डूब गया या एक पायलट ने गलत मोड़ लिया तो टकराव मिनटों में पूरे क्षेत्र को युद्ध में बदल देगा। संयुक्त राष्ट्र चिंतित है, यूरोप परेशान है, लैटिन अमेरिका खामोश चिंता में डूबा हुआ है। दुनिया की नजरें अब कराकस और वाशिंगटन पर टिकी है। जहां एक तरफ ट्रंप लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं मादुरो भीड़ की ताकत और राष्ट्रीय भावना को अपना कवच बना रहे हैं। कुछ देश बातचीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं जहां एक चिंगारी पूरे महाद्वीप को आग में बदल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिसंबर 2025 अमेरिका और वेनेजुएला की जंग का महीना बनेगा? संभावना दोनों तरफ है। अमेरिका अपने लक्ष्य के बेहद करीब है, वेनेजुएला को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने के और मादुरो को अपनी सत्ता बचाने का हर तरीका अपना रहे हैं। भीड़, सैनिक, मिलिशिया या राजनीतिक भावनाएं। अगर दबाव बढ़ा, अगर किसी टकराव में जनहानि बढ़ी, अगर सीमाओं पर कोई बड़ा हादसा हो गया तो जंग भले घोषित ना हो पर शुरू हो जाएगी। कूटनीति की संभावना है, लेकिन हथियारों की आवाज हर बीतते दिन उन्हें दबा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अब वेनेजुएला पर अमेरिका का दबाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और ये तनाव और ये दबाव लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य चेतावनियां और कूटनीतिक घेराबंदी हर कदम वेनेजुएला के ये कहा जाए कि उस डर को दर्शाती है और उसे भीतर से दहला रही है। राजधानी कराकस में बेचैनी है, सेना अलर्ट मोड पे है। सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल है, क्या अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है? अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों का हवाला दे रहा है तो वेनेजुएला इसे सीधी दखलंदाजी बता रहा है। अब लैटिन अमेरिका में तनाव चरम पर है और दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है, क्या कूटनीति जीतेगी या फिर जंग का बचेगा बिगुल। दुनिया में खुलने वाला है एक नया युद्ध का मोर्चा। समय बदल रहा है लेकिन जंग की भूख नहीं। इस बार बारूद की गंध आ रही है कैरिबियन के समंदर से। जहां एक तरफ है सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ वो देश जिसका तानाशाह दुनिया को चुनौती दे रहा है, निकोलस मादुरो। वेनेजुएला के दिन बुरे चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में है, जनता सड़क पर है और अब अमेरिकी युद्धपोत उसके तटों तक पहुंच चुकी है। कभी हवा में डरा रहा है अमेरिका तो कभी समंदर में हुंकार भर रहा है। मादुरो अपने कार्यकाल के सबसे खराब दौर से गुजरने को मजबूर है और तभी ट्रंप की आवाज गूंजती है, मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका कैरिबियन क्षेत्र में पिछले 35 सालों का सबसे बड़ा सैन्य अपग्रेडेशन कर रहा है। वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस तक सिर्फ एक ही चर्चा, ऑपरेशन मादुरो एंड के। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ किया है धोखा। उसने हमारे देश में जहर भेजा, ड्रग्स का जहर, अपराध का जहर। और ट्रंप का आरोप है कि मादुरो शासन ने अपनी जेलें और पागल खाने तक खाली कर दिए, कैदियों को अमेरिका भेज दिया। ये सिर्फ आरोप नहीं, ट्रंप प्रशासन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। व्हाइट हाउस मादुरो शासन को नार्को टेररिस्ट रिजीम कह रहा है, यानी ऐसा शासन जो आतंक और ड्रग्स के सहारे जिंदा है। ट्रंप का लहजा बताता है कि अमेरिका अब धैर्य नहीं बल्कि एक्शन के मूड में है और अमेरिका का धैर्य अब टूट चुका है। कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बात सिर्फ एक ही रिजीम चेंज की, यानी वेनेजुएला को आजाद कराना ही अब अमेरिका का मिशन है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, ढाका कहाँ की राजधानी है? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल की विजेता हैं लोचन जैन, जो कि श्रीगंगानगर राजस्थान की रहने वाली हैं। लोचन जैन जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।